नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में एसआईआर की प्रक्रिया अब खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। बिहार के बाद जब से 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हुआ है, हर दिन दिल दुखाने वाली खबरें आ रही हैं। कहीं काम के बोझ से बीएलओ बीमार हो रहे हैं तो कहीं दबाव में आकर खुद की जान ले रहे हैं, और अगर वो इन दोनों हालात से बचना चाहें तो उनके पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बच रहा है। आज ही नोएडा की एक महिला बीएलओ के इस्तीफे की चर्चा है, जिसमें उसने साफ कहा है कि वो इस काम को नहीं कर पा रही है, इसलिए त्यागपत्र दे रही है। ये चिट्ठी देखिए, इसी चिट्ठी में इन्होंने अपनी बात रखी है। एक तो ले देकर अब लोगों के पास नौकरी बची है, सरकारी नौकरी कुछ एक लोग ही कर रहे हैं। उसमें भी जिस तरह एसआईआर का काम इन लोगों से लिया जा रहा है, वो बताता है कि बीजेपी अपने सत्ता के रसूख में कैसे लोगों के जीवन से चैन खत्म कर रही है। उसे केवल अपनी सत्ता बचाने से मतलब है, उसके बेतुके फरमानों में लोग किस तरह पिस रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार की जुगलबंदी किस तरह बीएलओज के लिए जानलेवा साबित हो रही है, इसका एक वीडियो आज कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। आइए सबसे पहले उस वीडियो को दिखाना चाहता हूं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए जरा इस वीडियो को, कांग्रेस ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। देखिए। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी देश के लिए बहुत घातक साबित हो रही है। इन्होंने मिलकर गरीबों के वोट काटे, पूरा चुनावी सिस्टम हाईजैक कर कई राज्यों के चुनाव चोरी किए, और अब इनका वोट चोरी टूल एसआईआर देश भर में बीएलओज की जान ले रहा है। बीएलओ पर एसआईआर जल्दी निपटाने का तुगलकी फरमान थोपा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। नतीजा ये, अलग अलग राज्यों से लगातार बीएलओज की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। सत्ता की भूख में इंसानियत खो चुकी बीजेपी और इस पाप में उसका साथ दे रहा चुनाव आयोग याद रखे, जनता सब देख रही है, माफ नहीं करेगी। तो जनता सब देख रही है, माफ नहीं करेगी। इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा है कि बीएलओज की जान ले रहा एसआईआर, जिम्मेदार मोदी सरकार। बीजेपी तो ऐसे वीडियो के विरोध में फिर से रिटायर्ड लोगों से चिट्ठी लिखवा देगी कि ये देश के पीएम पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या इससे हकीकत बदल जाएगी? सच तो यह है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दबाव में बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस दबाव को सहन नहीं, इस प्रेशर को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब सड़कों पे भी उतर रहे हैं। आज ही कोलकाता में बीएलओ संगठन ने मार्च निकाला और कथित रूप से काम के अत्यधिक प्रेशर यानी दबाव और एसआईआर के बढ़ते दबाव से तनाव में आए बीएलओ की हो रही मौत पर प्रदर्शन किया। यह तस्वीर देखिए, ये कोलकाता की तस्वीर है। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के सदस्यों ने और ये वहीं पे चुनाव आयोग के बाहर ये धरना प्रदर्शन, बीएलओ कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। बीएलओ दबाव में, तनाव में आए बीएलओ की रोजाना मौत की खबरें आ रही हैं और इस पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के सदस्यों ने बताया है कि वो निर्वाचन आयोग को अपनी शिकायत सौंपेंगे। यहां शिकायत सौंपने गए, लेकिन क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। समिति ने आरोप लगाया कि एसआईआर की शुरुआत के बाद से पूरे राज्य में बूथ स्तरीय अधिकारी अभूतपूर्व और अमानवीय दबाव में काम कर रहे हैं। इस समिति के एक सदस्य ने बताया है कि हमें कम समय में कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है, जबकि ऐसे कार्य आमतौर पर 2 साल से अधिक समय लेते हैं। समिति के एक अन्य सदस्य ने चेतावनी दी है कि अगर निर्वाचन आयोग समय सीमा नहीं बढ़ाता है या बीएलओ द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान नहीं करता है तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख ही चुकी हैं। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एसआईआर को लेकर बड़ा दावा किया है। कल्याण बनर्जी ने एक्स पर क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के संचालन ने बंगाल में आम नागरिकों और बीएलओ पर भारी दबाव डाल दिया है। अब तक 43 लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। इनमें 20 लोगों ने खुद की जान ले ली, 3 ने खुदकुशी की कोशिश की, जबकि 6 गंभीर रूप से बीमार हो गए। कई अन्य डर और तनाव में अपनी जान गंवा बैठे। एयर कंडीशनर वाले दफ्तर में बैठकर इस पीड़ा की वास्तविक गंभीरता को समझ पाना मुश्किल है।
बीएलओ पर डाले जा रहे काम के अत्यधिक बोझ को तभी समझा जा सकता है जब उन दूर दराज गांवों में जाया जाए। यानी आप जाइए, वहां देखिए, समझिए कि बीएलओ की कितनी मुसीबत है। वहीं नोएडा में जो इस्तीफे की बात अभी दिखा रहा था, मैं वो चिट्ठी दिखा रहा था, उस चिट्ठी को भी स्क्रीन पर ले आइए। बीएलओ जो इस्तीफा देने वाली बीएलओ ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी की खबर शेयर करते हुए अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया पे, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रिय बीएलओ भाई और बहन, एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। भाजपा ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दें। जो पूरे नहीं हो सकते, ऐसे असंभव लक्ष्य देकर बीएलओ से अपना घर परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है। भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगतें? बीएलओ को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं है। देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम हर बीएलओ के साथ हैं। हमारी हर बीएलओ से अपील है कि इन हालात में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। माना भाजपा राज का यह बेहद दुखदाई काम चल रहा है, परंतु धैर्य रखें और यह विश्वास भी कि हर क्रूर शासन के जुल्म का एक ना एक दिन अंत होता ही है। इसीलिए दुनिया में सच्चाई और अच्छाई आज तक बची है। लोगों को डराते डराते भाजपा खुद डर गई है। भाजपाई राज की ज्यादतियों से जनाक्रोश अपने पूरे उबाल पर है। भाजपा अपने अंतकाल की ओर है। इन हालात में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाएं तो भाजपाइयों के घर वाले तक भाजपा को वोट न दें। भाजपा जाए तो शांति आए। भाजपाई चुनावी भ्रष्टाचार ने बीएलओ को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। हर बीएलओ के दुख दर्द का साथी आपका अखिलेश। ये चिट्ठी इन्होंने बीएलओ के लिए, बीएलओ भाई बहनों के लिए अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी से साफ आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव कहना क्या चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है ये आप साफ समझ सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की इस चिट्ठी के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि इस चिट्ठी में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है कि खुद भाजपाइयों के घर वाले भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि बीजेपी के क्रूर शासन का अंत एक न एक दिन जरूर होगा। खैर, आने वाले कल में क्या होगा इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन आज जो हो रहा है क्या उससे आंख मूंद कर दूर हुआ जा सकता है या उसे आंख मूंद कर स्वीकार किया जा सकता है? यह सवाल अब मोदी सरकार से भी करना चाहिए, क्योंकि आंख मूंद कर सरकार चलाने में महारत तो मोदी सरकार को ही हासिल है। एसआईआर के खिलाफ या एसआईआर के विरोध को बीजेपी अब भी विपक्ष की राजनीति करार दे रही है। आज ही सुधांशु त्रिवेदी ने इसे लोकतंत्र के हित में बताया और विपक्ष पर निशाना साधा है। लेकिन बीजेपी को सोचना होगा कि जब लोग ही नहीं बचेंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? एसआईआर को कम समय में करवाने की कौन सी जिद है? क्यों उसके लिए समय नहीं बढ़ाया जा रहा है? और अतिरिक्त लोग यानी एक्स्ट्रा यहां पर लोग बीएलओज क्यों नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं ताकि काम अच्छे से हो सके? लेकिन जैसा कि कांग्रेस ने बताया है कि यह तुगलकी आदेश है, तो इसमें संवेदना और समझ की उम्मीद करना ही बेकार है। शायद मोदी तभी समझें जब किसान आंदोलन की तरह उन्हें यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़े। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष के सामने झुकेगी बीजेपी और एसआईआर की जिद टूटेगी? एसआईआर पर चुनाव आयोग क्या लेगा यू टर्न? और विपक्ष के सामने कैसे झुकेगी बीजेपी? झुकेगी कि नहीं झुकेगी? इन सब पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ
वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम, देखिए 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं शकील अख्तर जी, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी और हमारे साथ अमृत उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। यहां पर कई हमारे साथी सोचते होंगे कि रोज रोज एसआईआर की बात कर रहे हैं, रोज रोज एसआईआर की बात हो रही है, क्या करें, रोज रोज खबरें आ जाती हैं, बात करनी पड़ती है। प्रशांत टंडन जी आपके पास पहले आना चाहता हूं। प्रशांत जी, एसआईआर की खबर, और आज कोलकाता में बीएलओ संगठन, बीएलओ ने एक संगठन बना लिया है। उस संगठन ने आज सड़कों पर आंदोलन और अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। वो तस्वीरें आप लोगों ने देख ली और उसके बाद एक जो तस्वीर और वायरल हो रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने उस इस्तीफानामा के साथ, उस चिट्ठी के साथ वो चिट्ठी लिखी है। क्या कहेंगे, किस दिशा में जा रहा है, क्या यहां पर किस जिद में है आखिर चुनाव आयोग और किस जिद में है नरेंद्र मोदी, इस पे भी चर्चा। लेकिन जो घटनाक्रम है उस पर पहली टिप्पणी। देखिए राजीव जी, पहले तो ये जो एसआईआर है ये क्यों करा रहे हैं मोदी, इसमें ज्ञानेश कुमार हो या पीछे राजीव कुमार और आगे कोई और आएगा, बेसिकली सरकार का ये मंशा है। वो क्यों करा रहे हैं इस पे मैं आता हूँ। लेकिन जो बीएलओ की आत्महत्या है, बीएलओ के ऊपर जो दबाव है, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है चुनाव आयोग की जनता के साथ, वो बीएलओ है, मतदाता के साथ। बिहार में भी हमने देखा कैसा दबाव था, और अब हम देख रहे हैं कि गुजरात हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, हर जगह से बीएलओ के परेशान होने की खबरें आ रही हैं, आत्महत्या की खबरें आ रही हैं जी। और ऐसी आत्महत्या की खबरें इसके पहले हम सुना करते थे, वो किसानों की आत्महत्या, और इस प्रकार से ये आत्महत्या पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से अगर आ रही है तो ये अलार्मिंग है, ये खतरे की घंटी है। सरकार को भी समझना चाहिए, विपक्षी दल तो इसकी आवाज उठा ही रहे हैं, क्योंकि ये अगर चालू रहा ये सिलसिला तो इसका जो पूरा हश्र है वो बहुत बुरा होने जा रहा है। और अब मैं आता हूं कि जी ये जो एसआईआर है क्यों कराया जा रहा है। 2024 में चलते राजीव जी। 2024 में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बीजेपी को घेरा, ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जनता ने राहुल गांधी की बात को समझा, वो मैसेज राहुल गांधी का डाउन द लाइन गया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 400 पार के नारे के बावजूद 240 पे अटक गई और एक माइनॉरिटी सरकार मोदी जी चला रहे हैं आज भी जी। अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। तो दो चीजें तय हो गई वहां से, एक आरक्षण नहीं खत्म कर सकते और दूसरा कि संविधान को पे हाथ लगाने की बात भी नहीं सोच सकते। तमाम सारे कॉर्पोरेट, मीडिया, सर्वे, ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग की तमाम तिकड़मों के बावजूद जनता ने 240 पे अटका दिया इनको। अगर चुनाव निष्पक्ष हुए होते तो फिगर न जाने कितना नीचे जाती। तो ये बड़ा स्पष्ट संदेश मोदी जी को, आरएसएस को, बीजेपी को गया कि आरक्षण और संविधान पे हाथ मत लगाना। अब ये उसके जवाब में ये एसआईआर लेकर आए हैं कि वो जो चीज तो नहीं कर सकते, तो किस तरीके से अब जो चुनाव का सिलसिला है, लोकतंत्र है भारत का, इसको किस तरीके से हम कस्टमाइज करें, किस तरीके से वो जो इरादा था 2024 के पहले का 400 पार का जो इरादा था, वो 400 पार का इरादा अब एसआईआर के जरिए सामने आ रहा है। 400 पार तो नहीं हो पाया लेकिन इरादा बचा हुआ था। तो ये इरादा क्या है? इरादा यही है कि इस देश के संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करना और एक ऑटोक्रेटिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जी। ये उसी तरफ चीजें बढ़ रही हैं। मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं,
संवैधानिक लोकतंत्र, मतलब कि जैसा लोकतंत्र भारत के संविधान में बताया गया है, वो लोकतंत्र को कमजोर करके एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना जैसा कि नॉर्थ कोरिया, रूस या चीन में है। तो ये जो मंशा है वो ये थी 400 पार की भी, और अब 400 पार नहीं हो पाया, तो ये मंशा अब सामने आ रही है, जो SIR के माध्यम से हम देख रहे हैं कि लोगों को, जनता को, मतदाताओं को, और खासकर वंचित वर्ग के और माइनॉरिटीज के मतदाताओं को इतना कमजोर कर दो कि उनकी इच्छा शक्ति की सरकार कभी भी बन ना पाए, जैसा हमने बिहार में अभी देखा कि सामाजिक न्याय की शक्तियों की धज्जियां उड़ गई उस चुनाव में, और नीतीश जी आ गए वापस जोड़ तोड़ से, क्योंकि नीतीश जी यह जो सामाजिक यथास्थिति की ताकतें उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं। उनमें और लालू प्रसाद में यही अंतर है कि उन्होंने सरेंडर किया, लालू प्रसाद ने कभी सरेंडर नहीं किया। तो ये बिहार में हमको देखने को मिल गया कि SIR की मंशा क्या है। अब इसको पूरे देश में इनको लागू करना है। विपक्ष के पास, और खासकर राहुल गांधी के पास, मैं बाकी विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त, खासकर राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ा मौका है। उनके सामने परीक्षा की घड़ी है कि जैसा संदेश उन्होंने संविधान और आरक्षण को लेकर लोकसभा के चुनाव में दिया था, ऐसा ही संदेश SIR को लेकर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि ये जन आंदोलन बन जाए, जिसकी की सुगबुगाहट अब बंगाल से दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के नतीजों के बाद अगर कोई कॉल ली जाएगी अपोजिशन के द्वारा, या बंगाल में जो हो रहा है, या तमाम जगह जो BLOs जो है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, दबाव में है, तो एक जन आंदोलन का एक रूपरेखा यहाँ से तैयार हो सकती है। मसला सिर्फ एक है कि कम्युनिकेशन क्या होगा, नारा क्या होगा, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। 2024 का प्रयोग राहुल गांधी का बहुत कामयाब था, उन्होंने 2024 में 240 पे रोक दिया था, जो अब नरेंद्र मोदी सरकार संविधान और आरक्षण पे हाथ नहीं लगा सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा इधर आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, तमाम खबरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं। शकील जी, विपक्ष और सत्ता पक्ष की जब बात आती है, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के दूसरे नेता जो बात कह रहे हैं, सत्ता पक्ष को लगता है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, जरा ये बताइए। इस SIR के खिलाफ विपक्ष की क्या तैयारियां हैं आने वाले समय में? चूंकि अब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। आज सोमवार है, अगले सप्ताह से शायद इसकी शुरुआत हो जाए, शायद अगला सप्ताह ही मंडे, हाँ मंडे 2 तारीख से 1 से शुरुआत हो। 30 है, 1 तारीख, बिल्कुल 1 तारीख मंडे है, 1 तारीख मंडे है, से शुरुआत हो रही है। क्या तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर? क्या संसद के अंदर और सड़क पे, जरा ये बताइए। क्योंकि चाहे आप देखिए पश्चिम बंगाल हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में परसों रात को खबर आई कि एक साथ लगभग 50-60 BLOs को सस्पेंड कर दिया गया, उनकी सैलरी काटी गई, FIR दर्ज कराए गए इसी उत्तर प्रदेश में, वो भी ग्रेटर नोएडा में, नोएडा विधानसभा 61 क्षेत्र। अच्छा, उसके बाद देखिए उधर केरल है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे पश्चिम बंगाल है, हर जगह विरोध प्रदर्शन है, हर जगह विरोध है। और इस पर सरकार को लगता है कि विपक्ष उकसा रहा है, उकसावे की राजनीति कर रहा है, हमारे BLOs तो काम अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, एक दलील और भी दी जा रही है शकील जी, और आप तमाम साथियों से भी इस पर बात करेंगे, कि बिहार में तो सब कुछ ठीक ठाक था जी, बिहार में किसी BLO ने कोई खुदकुशी नहीं की, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। यह तकलीफ वहीं क्यों हो रही है, पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रही है? लेकिन इस बारे में कोई, गुजरात में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता रहा है। गुजरात में 4 लोगों ने अपनी जान ले ली, ये नहीं बता रहा है कोई।
तो इसलिए जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि इसको काउंटर करने के लिए विपक्ष क्या कर रहा है। शकील जी, सबसे पहले जो आपने अभी तर्क बताया नया वाला, बिहार में भी तकलीफ हुई, लेकिन ये तभी मानते हैं जब आदमी अपनी जान से चला जाए। अब जान से जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं। दूसरी बात, जो बिहार की जब बात आती है, बिहार में अगर ER के जरिए बीजेपी नहीं जीतती तो ये हमारा सवाल है, क्या इसे पूरे देश में लागू किया जाता जो 12 राज्यों में किया जा रहा है, उसके बाद शेष राज्यों में जाएगा। बिहार की जीत का सबसे बड़ा कारण ये SIR या जिसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी वोट चोरी कह रहे हैं वो है, जिसमें EVM भी शामिल है, जिसमें वोटर लिस्ट बदलना भी शामिल है, नाम काटना, नाम जोड़ना भी शामिल है, ये सारी चीजें शामिल है। तो बिहार जो है अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि अगर बिहार में ये रिजल्ट नहीं आते, 90% स्ट्राइक रेट नहीं आती, तो SIR कहीं नहीं जाने वाला था, खत्म हो जाता वहीं के वहीं। उदाहरण देते हैं कि 2003 में भी कराया था। 2003 में बड़ा स्मूथली हुआ था, बड़े आराम से हुआ था, ऐसे मारामारी नहीं थी। आज तो क्रूरता की हद हो गई है। कोई संख्या किसी को नहीं मालूम कि कितने लोग मर चुके हैं और कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है। उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं अजय राय, वो घर घर जा रहे हैं। विजय कुमार वर्मा, वहां ब्रेन हेमरेज हो गया उनको, BLO थे, उसके घर गए वो। तो विपक्ष तो कर रहा है, आंदोलन तो शुरू हो गया है, और संसद में ये बहुत जोरदार तरीके से उठेगा ही। एक बात और है, जो अभी आपने कहा, विपक्ष कह रहा है कि इनको सत्ता पक्ष कह रहा है या उनका मीडिया कह रहा है कि विपक्ष को मुद्दे ही समझ में नहीं आता है जी, राहुल गलत मुद्दा उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए कि राहुल गलत मुद्दे फंस गए, फंसा रहने दीजिए उनको। लेकिन नहीं, आप जानते हैं कि राहुल ने जो मुद्दा उठाया है 14 दिसंबर को, जो वो दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं, वो एक ऐसा मुद्दा है जो आपको परेशान कर देगा। तो वोट चोरी पे ही तो है, एक सूत्री कार्यक्रम पे ही तो है वो। उन्होंने उसको बिखराया नहीं है, डाइल्यूट नहीं किया है। सिर्फ वोट चोरी के ऊपर 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली होने जा रही है, और उससे पहले 1 दिसंबर से ही संसद का सत्र शुरू है। ये सोमवार है, ठीक अगले हफ्ते, उसमें ये बहुत जोरदार तरीके से उठेगा। अभी आपने जो अखिलेश का बयान बताया जी, अखिलेश ने जितने फोर्सफुली अटैक किया है, ऐसा ही फोर्स के साथ पूरा विपक्ष जो है संसद में करेगा। आप देखिए कि ये जो है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सही कह रहे हैं आप, और जो सत्ता पक्ष उठा रहा है, उनका गोदी मीडिया उठा रहा है, जो नवभक्त बना दिए हैं वो उठा रहे हैं, तमाम एक बहुत बड़ा दायरा है उसका। तो वो पूछते हैं कि साहब SIR से तकलीफ क्या है। SIR से तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात से है कि आप जनता को लगातार उलझाए रख के उसके जरूरी इशू जो है उनसे उनको भुलाना चाहते हैं। अभी कल जाते जाते चीफ जस्टिस क्या कह गए, कहीं कोई बात नहीं हो रही है, जनता को फुर्सत ही नहीं है। अभी आप जो कह रहे थे राजीव जी, इतना बड़ा सच है, सारे के सारे लोग सब काम छोड़ के SIR में उलझे हुए हैं। रोज मैसेज आ रहे हैं कि आज आपका BLO आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा, वो RW के ऑफिस में बैठा हुआ है, वो वहां नहीं है, वो फलानी सोसाइटी में गया है। लोग भाग रहे हैं। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है सोसाइटी का, इसमें जो समस्याएं होती थी कि हमारी बिजली नहीं आ रही है, जरा भेज दीजिए इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को भेज दीजिए, नल लीक कर रहा है, सब भूल गए। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, सब भूल गए। सिर्फ और सिर्फ ये जो है कि फॉर्म हमारा नहीं आया है, अभी तक हमारा नाम उसमें नहीं है, कैसे भरेंगे, 2003 की लिस्ट नहीं मिल रही है। तो पूरे देश को आपने इसमें उलझा दिया है। और ये मोदी जी आज से नहीं कर रहे हैं। ये नोटबंदी क्या करी थी उन्होंने, पूरे देश को उलझा दिया था नोटबंदी में। क्या वादे किए थे, काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हुआ, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन, ये लॉकडाउन के बारे में
कांग्रेस ने बोला भी है कि लॉकडाउन में इसी तरह उलझाया था, कृषि कानून वापस लेना पड़े, लेकिन सारे किसानों को उलझा दिया उसमें। और अभी उस दिन हमने आपको बताया था परसों जब, कि आधार फिर से बनवा रहे हैं, उलझे रही आधार में फिर इसी तरह, पैन कार्ड, उसके बाद हर चीज फिर से बनवाएंगे वो। उद्देश्य सिर्फ एक है कि जनता जो है कागजी कार्रवाई में उलझी रहे पूरी तरह, और वो अपने रोजगार का इशू, नौकरी का इशू भूल जाए। कहते हैं सब राहुल गलत मुद्दे उठाते हैं। अरे राहुल ने तो सही मुद्दा उठाया था, नौकरी और रोजगार का बिहार में। अगर आप एसआईआर नहीं लाते, अगर आप वोट चोरी नहीं करते, अगर चुनाव के बीच में गलत तरीके से 10-10 हजार रुपए नहीं देते, गलत प्रैक्टिस नहीं करते, तो क्या ये नतीजे संभव थे? सरकारी पैसा है, विपक्ष कैसे मुकाबला करेगा? सरकार का खजाना 15,000 दे देंगे भी आप बिहार में, केंद्र की तरफ से, यहां राज्य सरकार की तरफ से दिए, केंद्र अगर देना चाहे 20,000 रुपए तो कौन रोक सकता है उसको? तो ये कोई तरीका नहीं है चुनाव लड़ने का। सारा का सारा चुनाव बीजेपी की तरफ झुका देते हो आप, समान धरातल ही नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। तो ये जो है एसआईआर, इसका विरोध जो हो रहा है, ये स्वतः स्फूर्त है। जिसकी बात करते थे लोग कि आंदोलन नहीं हो रहा है, आंदोलन नहीं हो रहा है, ये आंदोलन शुरू हो गया है अब। ये बीएलओ सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों में कहां इतनी हिम्मत होती है कि इस तरह सड़क पे आ जाए वो? अब कर्मचारी संगठनों को सामने आना चाहिए, ट्रेड यूनियंस को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि नौकरी है नहीं है, नौकरी की आप मांग सुन नहीं रहे हो, वो जो नौकरी है उसको आप छीन रहे हो। कहां जाएंगे लोग, कैसे चलेगा उनका घर? ये बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर इतनी जल्दी क्या है? 4 दिसंबर तक क्यों पूरा करना है आपको? कौन सा तूफान आ रहा है, कौन सा आसमान गिर रहा है? बीएलओ यही तो कह रहे हैं कि आप यूपी में करा रहे हो, मध्य प्रदेश में करा रहे हो, यहां तो कोई चुनाव ही नहीं है दूर दूर तक। यहां 4 दिसंबर तक की तलवार हमारे गर्दन पे आपने क्यों लटका रखी है? तो राजीव जी, ये जो समस्या है बहुत गंभीर पैदा कर दी है, और ये शायद पहली बार ऐसी है कि मोदी जी को खुद इसका हल अब नहीं मालूम कि कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। जी, क्यों? क्योंकि अगर वापस लेते हैं तो चुनाव हारने का खतरा। उन्हें भी ये मालूम है कि चुनाव कैसे जीते थे बिहार का। अगर एसआईआर नहीं कराते हैं तो फिर चुनाव लड़के देख लें। यह भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एसआईआर कराए बिना वो चुनाव लड़के देख लें। एसआईआर करवाने में कोई बुराई नहीं है। एसआईआर से मतलब बिना वोट काटे और बिना नकली वोट जोड़े करवा लें आप, ईमानदारी से करवा लें आप। तो राजीव जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ है वो आगे तक जाएगा। संसद में 1 तारीख से उठेगा, 14 दिसंबर को कांग्रेस रैली में उठाएगी, और ये जो है अब हर जगह पहुंचेगा। जी बिल्कुल। 14 दिसंबर को कांग्रेस रैली करने जा रही है रामलीला मैदान में इसी एसआईआर के खिलाफ, लेकिन उससे पहले 14 दिसंबर में अभी टाइम है। आज 24 तारीख है, यानी लगभग 20 दिनों का समय। और उससे पहले क्या देश में एसआईआर जो चल रहा है अभी, वो 4 दिसंबर तक चलना है। इसके बाद पहली लिस्ट आएगी, ड्राफ्टेड सूची आएगी 12 राज्यों की। लेकिन उससे पहले बीएलओज के ऊपर जो दबाव हैं, उन दबावों से कितने बीएलओज अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच आखिर क्यों मनमानी कर रही है मोदी सरकार? सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं, फिर पंकज जी के पास भी बहुत सारी चीजें पंकज जी के पास भी हैं। सुनील जी, इस मनमानी का अंत कहां है? और जो बात यहां शकील जी रख रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट, कि नोटबंदी की, उसके बाद कोरोना काल आ गया, उससे पहले जीएसटी हमने देखा, जीएसटी में अब जाकर आपने सुधार किया कि और बहुत ही सेंसिटिव मामला था वो भी। जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद, कोरोना काल में हमने लॉकडाउन को भी उसी ढंग से देखा, और कई आंदोलनों को दबाने की कोशिश। ये सारी चीजें, किसानों के आंदोलन को किस ढंग से दबाया गया, और फाइनली 13 महीने 750 किसानों की जान गई उसमें। और जब राहुल गांधी खड़े हुए सदन के अंदर उन किसानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, आप याद कीजिए कोई खड़ा नहीं हुआ। तो यह भी हमने देखा उसी सदन के अंदर। और अब देखिए आखिर क्यों उलझा के रखना चाहती है बीजेपी, क्यों उलझा कर रखना चाहती है मोदी सरकार इस देश की जनता को।
ये है कि आप जिन मुद्दों की बात की है, सरकार की विफलताओं की आपने बात की, उस पर कोई चर्चा ना हो। उलझा किस लिए रखना चाहती है कि जो उसका राजनीतिक एजेंडा है वह बदस्तूर जारी रहे। क्या एक तो एसआईआर का समर्थन किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। क्यों एसआईआर होगा, किस प्रावधान के तहत होगा, संविधान में किस अनुच्छेद में इसका उपयोग किया गया, उल्लेख किया गया, देश में कब एसआईआर हुआ। बार बार सरकार कहती है कि 2003 का एसआईआर, 2003 में कौन सा एसआईआर हुआ था? एसआईआर तो कभी नहीं हुआ। और अगर एसआईआर हुआ था उसका नोटिफिकेशन सरकार दिखा दे कि ये नोटिफिकेशन है और इस आधार पर एसआईआर कराया गया था। वो तो आज तक नहीं दिखा पाई, आज तक सार्वजनिक रूप से उसको नहीं बताया गया। एसआईआर होगा ही क्यों? एसआईआर को क्यों स्वीकार किया जाए और क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए? इसके पक्ष में क्यों खड़ा हुआ जाना चाहिए? सवाल इस बात का है कि मतदाता सूची को अद्यतन करना, जिसको आज का निर्वाचन आयोग शुद्ध करने की बात कर रहा है, यह प्रक्रिया तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यह संभव है क्या कि आप एक कालखंड में आप मतदाताओं को सुनिश्चित कर ले कौन मतदाता सूची में रहेगा, कौन मतदाता सूची में नहीं रहेगा? किस बात के लिए है? और एसआईआर के लिए क्या निर्वाचन आयोग खुद तैयार है? मैं आपको निजी अनुभव बता दे रहा हूं। मैंने अपना एसआईआर का जो फॉर्म भरना है उसको ऑनलाइन भरने की मैंने कोशिश की। जब वो एक आप करते कर जब आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर के आपने आपको साइन इन कर लिया, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पूछने पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके पास है। उसके बाद वो कहेगा कि ओटीपी जाएगी, ओटीपी पे आपने क्लिक कर दिया, तुरंत एक मैसेज आ जाएगा कि दिस नंबर इज नॉट लिंक्ड विद दिस एपिक नंबर। कोई बात नहीं। फिर एक ऑप्शन आपके पास आएगा कि टू लिंक योर मोबाइल नंबर क्लिक ऑन दिस लिंक। उस पर लिंक कर दीजिए, आप पेज ही नहीं खुलेगा। पिछले 3 दिन से मैं एक काम कर रहा हूं और अलग अलग घरों में जाकर के मैंने देखा कि हो सकता है कि मेरा एपिक नंबर ना ले रहा हो, मेरा जो एपिक नंबर में डालता हूं तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन लिंक नहीं होता और आप ऑनलाइन उस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। वह जो वेबसाइट आप कितनी तैयारी किए हुए हैं, अगर आपकी तैयारी मैं लोगों से बार बार कहता था कि अगर आप बीएलओ के माध्यम से अगर अपना आवेदन पत्र भर करके ऑनलाइन भरिए, ऑनलाइन भरने की तैयारी कितनी आपके पास है। अब इसके अलावा अपने बेटे को मैंने दर्ज कराने की कोशिश की, उसका पूरा फॉर्म भरा, उसमें पिता का एपिक नंबर और माँ का एपिक नंबर भी डालने का कॉलम बनाया गया है, वो भी डाल दिया गया है, वो फॉर्म भी सबमिट नहीं हो रहा था। वो बार बार कर रहा था कि वेरीफाई फादर्स एपिक नंबर, उसको डिलीट कर दिया उसने, बीएलओ ने। उसके बाद आने लगा वेरीफाई मदर्स एपिक नंबर, उसको जब डिलीट कर दिया तब जाकर के आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। जी। क्या कर रहे हैं आप, किस तरह से आप इसको अपडेट कर रहे हैं, किसको शुद्ध कर रहे हैं? तो क्या एसआईआर के माध्यम से जो लोग मतदाता सूची में नहीं शामिल हो पाए हैं उनको शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं आप? जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनका नाम आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह काम अगर आप आज कर रहे हैं तो हर साल जो एसआईआर जो रिवीजन का काम होता था इलेक्टोरल रोल का जनवरी के महीने में, तब क्या कर रहे थे? और यह अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। आप 4 दिसंबर तक ही आप इस प्रक्रिया को क्यों पूरा कर लेना चाहते हैं? क्या उद्देश्य होगा, क्या इसे हासिल कर लेंगे आप? तो और क्या 4 दिसंबर के बाद अगर आपने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली तो मतदाता सूची में नाम शामिल करने का जो क्रम है वो बंद हो जाएगा? ये तमाम सवाल है। क्या आज मतदाता सूची जो बन जाएगी वह मतदाता सूची 2027 में चुनाव उसी आधार पर कराया जाएगा? उसमें लोग जुड़ेंगे तो नाम उनका, जो नए मतदाता आएंगे जुड़ेंगे। साल भर के बाद जो लोग 18 साल की उम्र के हो जाएंगे वो आवेदन पत्र करके आप उनका नाम शामिल तो करेंगे ही। तो किस बात के लिए एसआईआर करा रहे हैं और एसआईआर कितना कानून सम्मत है? ये बहस सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है, लेकिन एसआईआर तो कभी नहीं हुआ है और न कभी होना चाहिए। यह दायित्व हम मतदाता हैं, यह सुनिश्चित करने का दायित्व नागरिकों के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो काम इस देश में हमेशा से होता रहा या किसी भी लोकतांत्रिक देश में है कि सार्वभौमिक जो इस देश का नागरिक है वो इस देश का मतदाता है और जो उस देश में रह रहा है वो उस देश का नागरिक है।
अगर कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो देश का नागरिक नहीं है, उसकी पहचान करने की जिम्मेदारी सरकार की है, गृह मंत्रालय की है। वो उनकी पहचान करे, निर्वाचन आयोग को बतावे, उनका नाम मतदाता सूची से अलग कर दे। लेकिन 2, 4, 10, 20 लोगों की पहचान के लिए पूरे देश की जनसंख्या को सड़क पर आप उतार दें, ये कैसे तर्कसंगत हो सकता है? ये कैसे आप विधि सम्मत हो सकता है? कैसे जनहित में हो सकता है? कैसे चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास हो सकता है? संभव ही नहीं है। इससे कोई ना कोई आपका राजनीतिक लाभ है, और इसीलिए इतने सवाल पैदा होने के बावजूद सत्तारूढ़ दल एसआईआर के पक्ष में खड़ा होता, कोई राजनीतिक दल इसके पक्ष में नहीं खड़ा होता। कई ऐसे दल हैं जो एसआईआर को लेकर के उठाए जा रहे सवालों पर निर्वाचन आयोग से कहते हैं कि आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए। वो सरकार के सहयोगी दल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करती है, पूरी की पूरी प्रक्रिया का समर्थन करती है। नैरेटिव क्या बनाती है कि घुसपैठियों की पहचान करनी है, घुसपैठियों को मतदान देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। देश का कोई नागरिक इसका समर्थन नहीं करता। बिहार में इसी नैरेटिव के आधार पर आपने एसआईआर लागू किया और उसके बाद आपने चुनाव भी करा लिया। कितने घुसपैठियों की पहचान की आपने, कितने विदेशी नागरिकों की आपने पहचान की। जिस तरीके से इस सरकार के पूर्व में किए गए निर्णय सब के सब जनहित के विरोध में रहे हैं, यह भी प्रक्रिया उसी के तहत है। आप इस तरह निश्चित रूप से मतदाता सूची दोषपूर्ण हो, इसके पक्ष में कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं करता कि मतदाता सूची दोषपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन दोषपूर्ण ना हो इसका प्रयास एसआईआर के तहत नहीं किया जा रहा। आपने कहा था कि जो लोग जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस स्थान पर रहे हैं, उसी स्थान पर उनको मतदान करना होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मतदान को ही करना चाहिए। तो बिहार में से सैकड़ों लोग कैसे आ गए, जिन्होंने हरियाणा में मतदान किया, जिन्होंने दिल्ली में मतदान किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार में जाकर के मतदान किया? ऐसे लोगों को क्यों नहीं बाहर किया गया जी? और यह अगर अब डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए निर्वाचन आयोग क्या अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर सकता? आप आज का कोई ऐसा तंत्र आप विकसित नहीं कर सकते। आपने लाखों रुपए, करोड़ों रुपया खर्च किया है निर्वाचन आयोग ने उस तकनीक को डेवलप करने के लिए कि जो डुप्लीकेट नंबर्स हैं, जो नाम है, उनको डिलीट कर दिया जाए। वो भी एज इट इज पड़ा हुआ है। मैं अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में के विभिन्न जिलों में कई लोगों से बात किया जिनका नाम अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 2-3 जगह पे, 2-3 विधानसभा में उनका नाम पड़ा हुआ है। क्या इसके लिए एसआईआर कराने की आवश्यकता है? इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता है? आप बाकायदे आप जिसकी बात विपक्ष करता रहा है कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची, आप कंप्यूटर पर मतदाता सूची को रखिए, अपने आप नाम बता देगा कि इस नाम के कितने लोग कितने जगहों पर अंकित है, उनका नाम डिलीट कर दीजिए। हमारा आपका जो मोबाइल फोन है वो रोज आपसे पूछता है कि एक ही नाम अलग अलग जगहों पर दर्ज है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग काम नहीं कर सकता। इसके लिए आम नागरिक को लाइन में खड़ा किया जाए। संडे के दिन, कल के दिन अगर आप घूमे होते, मैं कई जगहों पे गया, हर मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। या तो अपना फॉर्म जमा करने आए थे, या वो अपने सामने बैठ करके अपलोड करवा रहे थे अपना एसआईआर का फॉर्म, या अन्य सोच रहे थी और बीएलओ से उसके लिए संपर्क करने के लिए आए हुए। क्यों करेंगे भाई? यह मेरा अपना मानना है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो समाज का वंचित वर्ग है, जो संसाधनहीन है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मतदान के अधिकार से वंचित करने की कोशिश, यह आरोप लगता है बाकायदे निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग को इस पूरे के पूरे आरोप से मुक्त होना होगा। अगर आप देश की निर्वाचन प्रक्रिया में अधिकांश लोगों को, देश के बड़ी संख्या में लोगों को भागीदार बनाना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति का भी नाम क्यों नहीं होना चाहिए? किस बिना? आप बिहार में आपका भी अनुभव होगा, मेरा खुद का अनुभव है, 50 लोगों से मिला हूं जिनके पास एपिक कार्ड था, उनका नाम नहीं था। अगर ये एसआईआर की प्रक्रिया इतनी ही शुद्ध है, इतनी ही प्रभावकारी है, इतनी ही जनहित में है, तो फिर एक भी नाम क्यों छूट गया? एक भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में कैसे रहने से वंचित हो गया? अलग राज्यों से आकर के लोगों के मतदान का अधिकार कैसे मिल गया? और सवाल एसआईआर का केवल मतदाता सूची तक ही सीमित नहीं है, निर्वाचन आयोग की पूरी भूमिका पर बहस होनी चाहिए। ये आखिर अगर आदर्श आचार संहिता का निर्माण ही क्यों किया गया? यह कंसेप्ट क्यों बनाया गया कि सभी राजनीतिक दलों को, सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्राप्त हो,
सरकार में रहने वाले राजनीतिक दल को कोई अलग से लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री को छोड़ करके सभी राजनीतिक मंत्रिमंडल, चाहे राज्य के मंत्री हो और चाहे केंद्र के मंत्री हो, उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित किया गया कि आप एक सामान्य राजनीतिक नेता के रूप में चुनाव में भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग उस पर चुप है। केवल 10,000 का सवाल नहीं है, 10,000 के अलावा राज्य में काम करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न मदों के नाम पर पैसे दिए गए। किसी को कपड़ा सिलवाने के नाम पर, किसी को लैपटॉप खरीदने के नाम पर, किसी को टैबलेट खरीदने के नाम पर, किसी को साइकिल खरीदने के नाम पर, किसी को खुशी नाम पर 20-15,000, 10,000, 5,000, 8,000 रुपए दे दिया गया। क्यों दे दिया गया ये? और निर्वाचन आयोग क्यों चुप रहा? मतदान की प्रक्रिया चल रही हो और उस राज्य के किसी भी नागरिक को किसी भी नाम पर आर्थिक सहायता दी जाए और निर्वाचन आयोग चुप है, आखिर विपक्ष क्या कर लेगा इसमें? विपक्ष की क्या भूमिका होगी? कैसे रोक पाएगा वो? एसआईआर केवल मतदाता सूची तक इस बहस को सीमित करना उचित नहीं है, बड़ा व्यापक संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए कि पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश सत्तारूढ़ दल द्वारा किया जा रहा है और उसको रोकने का कोई भी प्रयास निर्वाचन आयोग की तरफ नहीं। अगर सरकार के पक्ष में ही पूरी की पूरी प्रक्रिया चलेगी तो फिर इस चुनाव का मतलब क्या है? जन भागीदारी कैसे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े सवाल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसलिए तो अलग अलग मोर्चों पे यहाँ जो बातें हो रही हम लोग भी कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही बात हम लोग भी इसी मंच से कर रहे हैं लगातार। मामला सिर्फ एसआईआर का नहीं है, चुनाव के समय रुपए आपकी जेब में डालने का भी है और आपके वोट को खरीदने का भी है। ईवीएम में कहीं ना कहीं घोटाले और का भी है, यानी वहाँ कहीं ना कहीं सेटिंग की बात भी है। बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ का मामला भी है। कई ऐसी सीटें आई बिहार में जहां बैलेट पेपर जितने खारिज किए गए उससे कम वोटों से वहां आरजेडी या दूसरे विपक्षी दल जो हैं यानी इंडिया गठबंधन के दल वो हार गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सब कुछ है और इसको एक बड़े उसमें देखना पड़ेगा। ज़रूरत इसी की है, बड़े आयाम पे देखने की ज़रूरत है। लेकिन जो आज की तारीख में हो रहा है और बीएलओज परेशान हो रहे हैं, इसमें भी दो राय नहीं, लेकिन एसआईआर के ज़रिए कि कौन सी जिद, किस तरह की जिद पूरा करना चाहती है यहाँ बीजेपी, मोदी सरकार, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ सकता है। बिहार चुनाव का रिजल्ट हमने देख लिया, लेकिन 5 राज्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, मोदी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आगे की रणनीतियां क्या हैं इनकी, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। जरा पंकज जी आपके पास आना चाहता हूं इन्हीं सवालों के साथ। नमस्ते। देखिए क्या है कि बिहार का जो चुनाव था वो वास्तव में एक राज्य को जीतने का चुनाव नहीं था, वो वास्तव में नरेंद्र मोदी की सरकार के जीवन और मरण का सवाल था। यदि बिहार के चुनाव में मोदी का दल हार जाता तो इसमें कोई शक नहीं था कि केंद्र सरकार पे एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। लेकिन बिहार चुनाव को जिस प्रकार से उन्होंने क्राफ्ट किया, न केवल अपनी सरकार बचाई, आने वाले कुछ सालों में जो अपर हाउस है, राज्यसभा है, उसमें अपनी स्थिति को इतना सशक्त बनाने की उनकी कोशिश है कि जो उनकी मंशा थी संविधान में फौरी बदलाव की, उसके लिए वो अपना मैदान तैयार कर सके। अब बिहार की एसआईआर को मैं फिर से एक बार याद करूंगा। बिहार की एसआईआर में लगभग 65 लाख नाम काटे गए और लगभग 21.5 लाख नाम जोड़े गए। इस प्रक्रिया से उनको एक स्तर पर फायदा हुआ। ये वो समझ गए कि हम कुछ जोड़ना और कुछ घटाने की प्रक्रिया हर बार होता है। जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है तो मरे हुए, घर छोड़ दिए, विस्थापित हुए लोगों के नाम हटते ही हैं और 18 साल पूरे करने वालों के नाम जोड़ते हो। सतत प्रक्रिया है, लेकिन केवल 1 महीने के दौरान हम इतनी बड़ी संख्या में नाम काट दें और इतनी बड़ी संख्या में जोड़ दें, ये संदिग्ध है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का एसआईआर को लेकर जो पॉलिटिकल एजेंडा है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है कि हम घुसपैठियों या विदेशियों को भारतीय मतदाता नहीं बनने दे रहे। बहुत अच्छी बात है। जो प्रो बीजेपी के अखबार हैं और रोज न्यूज छाप रहे हैं कि बांग्लादेश सीमा पे लोगों की भीड़ लग गई जो वापस जा रहे हैं एसआईआर के डर से। तो ये आपकी जो सरकार की
सुरक्षा व्यवस्था है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसकी तैनाती पे एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आप असफल है, तभी तो इतने लोग अंदर घुसे आए जो वापिस जाना चाह रहे, यदि ये सच है तो। अब मैं बीएलओज जो है लोअर मिडिल क्लास के कर्मचारी हैं, जिनको अपनी जिम्मेवारी अभी निभाना है और दूसरे का, जैसे आपने बताया कि अकेले नोएडा में 60 से अधिक लोगों को सस्पेंड किया गया है, मुकदमा कायम किया गया। आप अलीगढ़ में देखिए, अलीगढ़ में जो लोग सस्पेंड हुए हैं, जिन पर मुकदमे कायम हुए या जिनकी वेतन बड़ी संख्या में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, पटवारी है, अमीन है, राजस्व निरीक्षक है, जिनको आप एक दिन भी काम से नहीं रोक सकते हो। या तो रेवेन्यू का काम रुकेगा, जमीन के सेटलमेंट का, या होगा। बांदा में भी जो लोग सस्पेंड हुए हैं वो यही है, बहराइच में सस्पेंड हुए। अभी तक मेरी जानकारी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी लोगों का सस्पेंशन हुआ है। अभी एक कंसोलिडेटेड आंकड़ा नहीं आ पा रहा है कि इस देश में कितनी जगह पे लोगों का सस्पेंशन हुआ है, लोगों की वेतन वृद्धि रोक दी है। बांदा में कुछ लोगों की वेतन वृद्धि भी रोकी हुई है। तो ये जो कर्मचारी पे अत्याचार है। और दूसरी जगह आप देखिए, जो ममता बनर्जी की चिट्ठी आप दिखा रहे थे, ममता बनर्जी की चिट्ठी में एक सवाल खड़ा किया गया। राज्य चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बोला कि पहले से राज्य में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉइज को एसआईआर या चुनाव के किसी काम से नहीं जोड़ा जाए। उसकी जगह आप अपने लोग जो हैं उनकी भर्ती कर रहे हैं, और 30 जो डाटा एनालिसिस के लोग हैं उनको भर्ती कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? यही नहीं, बंगाल में सबसे बड़ा मसला है, जो ममता बनर्जी के लेटर में आप दिखाएंगे उसको, तो उसमें लिखा हुआ है कि निजी घरों में, पर्सनल प्रॉपर्टीज में मतदान केंद्र बनाए गए, जबकि बंगाल में सार्वजनिक स्कूल, सार्वजनिक स्थान आजादी के पहले से सबसे बड़ी संख्या में थे। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ रही कि आप निजी संपत्ति पे जो पर्सनल हाउसेस हैं उसमें मतदाता केंद्र बना रहे? आप ऑलरेडी काम करने वाले राज्य कर्मचारी जगह नए लोगों को भर्ती करना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को भर्ती करना चाहते हैं। तो यदि बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में आए हैं तो ममता बनर्जी तो उसमें कुछ नहीं कर सकती है। सीमा से लगे हुए जो एरिया है उसके 50 किलोमीटर दायरे में बीएसएफ का कानून चलता है, वहां पे राज्य पुलिस का चलता ही नहीं है। और अभी 10 दिन पहले इसी बंगाल में उस मोस्ट वाली उत्तर परगना जिले की बात है, वहां पर राज्य की पुलिस ने अवैध रूप से तस्करी की जा रही कप सीरस पकड़ी। जब राज्य पुलिस ने पकड़ लिया तो बीएसएफ ने उसको आकर उन पे काउंटर अटैक किया, वहां मारा पीटी हुई, झगड़ा हुआ, राज्य पुलिस का एक कर्मचारी घायल हुआ, वो अस्पताल में भर्ती हुआ और राज्य पुलिस ने बीएसएफ के खिलाफ मुकदमा कायम किया। ये स्थिति वहां पर हुई जिस राज्य में यदि बोरा ले लेके हजारों लोग सीमा से वापिस जाना चाहते हैं, तो उसमें आपकी केंद्र सरकार, अमित शाह जो घुसपैठिया भगाने की बात कर रहे हैं, पहले जवाब दें कि घुसपैठिए आए क्यों। और अकेले इसके अंदर बीएलओस की प्रॉब्लम नहीं है, आम लोगों को आपने इतनी जटिल प्रक्रिया में जोड़ा दिया है। बस जिस प्रकार से अभी भी चुनाव आयोग ये नहीं बता रहा है कि आप नागरिकता तय करने वाले कि मतदाता सूची तय करने वाले, मेरे आधार को, मेरे पहले से बने हुए मतदाता कार्ड को, या मेरे राशन कार्ड को, या मेरे पासपोर्ट को आप अवैध घोषित कर दीजिए और बोलोगे नहीं आपको नए सिरे से नागरिकता का प्रमाण पत्र देना। लगभग ये प्रक्रिया इस समय चुनाव आयोग कर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि आप जो ये प्रदर्शन दिखा रहे हैं बंगाल का, केरला में बड़े प्रदर्शन हुए। केरला में तो जो टीचर्स और बीएलओज हैं उन्होंने फांसी के फंदे सरी के चित्र लगाकर के हमें फांसी दे दो, ऐसा प्रदर्शन किए। तमिलनाडु में बीएलओस का जो संगठन है वो लगभग काम नहीं कर रहा है, उसने वहां पे विमेन पावर आगे वो लोग काम नहीं कर रहे, उनके वहां के प्रदर्शन बड़े बड़े स्तर पे हो रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित राज्यों में ब्रूटली एसआईआर की जा रही है और आम लोगों की गालियां, जो लोग परेशान है उनकी तंग हो और बड़े अफसरों का दबाव,
उसके बीच में वो बीएलओ फंस रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो बीएलओ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तंग किए जा रहे हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है, या तो वो दलित हैं, या यादव हैं, या मुस्लिम हैं। बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, इसके अंदर भी एक पूरा खेल चल रहा है। मैंने रामपुर जिले में देखा था, चुनाव के पहले ढेर सारे चुनाव अधिकारी कर्मचारी जिनकी पहले ड्यूटीज लगती थी, यदि मुसलमान या यादव थे तो उनको अलग करके टेम्पररी ट्रांसफर करके दूसरों को लगाया गया था। यह सरकार विद्वेष बढ़ा रही है, नफरत बढ़ा रही है, तंत्र के कर्मचारियों के प्रति आम आदमी का भरोसा खत्म कर रही है। ये जो एसआईआर है ड्रास्टिक है, जिसके अंदर समाज का हर वर्ग तंग हो रहा है। लेकिन इस सरकार के लिए शब्द में कहूंगा, ये पर पीड़क है। जापान में जाके बोलते हैं शादी के लिए पैसा नहीं है। याद करिए आप वो सीन, आप याद, आज की तारीख तक नोटबंदी के बाद दिल्ली एनसीआर के आपको 5 एटीएम ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें 200 रुपए के नोट निकलते हो। वो ट्रेस नहीं लगी उसके अंदर। जितने आप एटीएम में जाओगे 500 का नोट फेंक के फुर्सत पालेगा, इतने दिन में आप वो व्यवस्था नहीं सुधार पा जी, जिस नोटबंदी का इन्होंने नाटक किया था। जी जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर नोटबंदी से लेकर तमाम मसलों पे लगातार चर्चा होती रही है और आखिर क्या है कि बार बार जनता को लाइन में या जनता को परेशान करने की कोशिश मोदी सरकार करती रही है। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, या लॉकडाउन हो। इन सब पे आपने देखा, उसके बाद किसानों के आंदोलन को भी देखा आपने। दिल्ली के चारों तरफ किसान सड़कों पे और ठंड में बैठे रहे। आप शाहीन बाग आंदोलन को भी याद कीजिए, उसके बाद दिल्ली का दंगा हुआ। ये सब कुछ सीए, एनआरसी, ये सारी चीजें इसी कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हम लोगों ने देखा है। और अब एक अलग तुगलकी फरमान है, ये शब्द कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन बीजेपी कहती है इसके जवाब में कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को मूल मुद्दा समझ में ही नहीं आ रहा है। मूल मुद्दे समझ में आए या ना आए, लेकिन जनता को, एक पार्टी को, एक राजनेता को ये बातें समझ में आए ना आए, लेकिन जनता को ये बात समझ में आ रही है। हमारे साथी अभी सुनील शुक्ला जी बता रहे थे कि कितनी परेशानियां हो रही हैं, चाहे आप ऑनलाइन भरिए फॉर्म या ऑफलाइन भरिए, परेशानियां हैं। आप कहां से लाएंगे 2003 या 2002 के वो आंकड़े? और नहीं है तो पिताजी का, बाकी जिसके पास पासपोर्ट नहीं है तो और सब, ये सारी चीजें अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या ये सब तैयारी मध्यावधि चुनाव के लिए। चलिए उस पर बात करेंगे, ये शायद अर्ली है। लेकिन अमलेंदु जी, जरा आपसे समझना चाह रहा हूं, ममता बनर्जी ने एक और बात का खुलासा किया है, और खुलासा ये है कि वहां पे कहा गया है कि कुछ प्राइवेट घरों में भी बूथ बनाया जाए। अभी तक तो स्कूलों को, कॉलेजों को, कुछ ऐसी सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको हम लोगों ने देखा था। प्राइवेट घर में भी बूथ बनाने का क्या मतलब है? अपोज हो रहा है, लेकिन ये जा किस दिशा में रहे हैं हम? कल को आपके घर पे भी बोला जाएगा, नहीं जी अब निकलो अमलेंदु जी, हम यहां बूथ बनाएंगे, बहुत लोग हो गए, आप तब तक ऑफिस में रहिए 10 दिन। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, ये ममता बनर्जी ने आज चिट्ठी लिखी है, उसमें 2 बिंदु खास तौर से उन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित किया है, और दोनों बिंदु इसी तरीके के हैं कि एक तो भाई आपने जो डाटा एंट्री ऑपरेटर आपने भर्ती किए हैं वो कौन लोग हैं। और आपको याद होगा राजीव जी की जब बिहार में एसआईआर हो रहा था उस समय बताया गया था कि साहब 3.5 लाख स्वयंसेवक भर्ती किए गए हैं, और अखिलेश यादव ने पूछा था ये स्वयंसेवक कौन से संघ से आए हैं निकलकर, ये कौन लोग हैं, इनकी जन्म पत्ती बताई जाए, ये कौन लोग हैं। और आज तक राजीव जी ये मालूम नहीं पड़ा कि वो आरएसएस से जुड़े थे, कि विद्यार्थी परिषद के थे, कि भाजपा के थे, कि अलकायदा के थे, कि आईएसआईएस के थे, किसके लोग थे वो ये आज तक मालूम नहीं पड़ा। वो 3.5 लाख लोग जो थे, जो स्वयंसेवक बनाए थे चुनाव आयोग ने। तो आखिर चुनाव आयोग छिपाना क्या चाहता है? उसके बाद राजीव जी जीविका दीदियों को लगा दिया गया था चुनाव के काम में, जबकि वो जीविका दीदी जो है सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो ये चुनाव आयोग ने खुद अपने नियम तोड़े जो कि अब तक के स्थापित उसके नियम थे। इसका मतलब ये साफ तौर पे कि किसी दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब चीजें की गई, और उसका फायदा पहुंचा भी है, ये भी है।
तो राजीव जी अब जो है बिहार तो चलिए जीत गया किसी तरीके से, ज्ञानेश कुमार जी की मदद से कहिए, एसआईआर की मदद से कहिए, जिस भी तरीके से कहिए। हालांकि जो सपना था अटल जी का वो फिर भी पूरा नहीं हो पाया। ज्ञानेश कुमार जी ने मदद बहुत तेजी की, लेकिन इतनी मदद नहीं कर पाए कि वो सपना जो है अटल जी का पूरा हो पाता। तो चलिए इसके लिए कुछ दंड दिया जाएगा ज्ञानेश कुमार जी को भी कि इतना आपने काम भी किया, फिर इतनी चूक कैसे रह गई कि अटल जी का सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इसके पीछे राजीव जी जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और उनका कहना है कि इस एसआईआर के जरिए एससी और एसटी के जो है मत काटे जा रहे हैं और उसके बाद जो है ये कहा जाएगा कि इनके तो इतने मत ही नहीं है, इतनी इनकी आबादी ही नहीं है, इतने ये मतदाता ही नहीं है, इसलिए इनकी सीटें कम की जाएं। और राजीव जी 2026 में परिसीमन भी तय है कि परिसीमन होना है 2026 में। जनसंख्या शुरू हो चुकी है, जनसंख्या भी आ जाएगी। तो अब लग ये रहा है कि जो इतनी जल्दी की जा रही है कि साहब 1 महीने के अंदर करना है, तो जनसंख्या के आंकड़े आए उससे पहले ये आ जाए, उसके साथ परिसीमन कराया जाए और उसमें फिर कम कर दी जाए एससी एसटी की सीटें। ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है जिसकी तरफ दीपक बैज ने इशारा दिया है राजीव जी। तो ये भी इसके पीछे हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो राजीव जी चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने निजी घरों को बनाने की, अब मान लीजिए ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी राजीव जी शुभेंदु अधिकारी के आमने सामने, अब शुभेंदु अधिकारी के घर में चुनाव आयोग बना देगा पोलिंग बूथ, क्योंकि अब तो बना सकता है वो निजी स्थानों पर, तो शुभेंदु अधिकारी के घर में बना देगा और केंद्र की जाएगी सीआरपीएफ, वो वहां लगेगी और वो वहां सबके कार्ड चेक करेगी और जिसको वोट डालने देना होगा उसको डालने देगी, जिसको नहीं डालने होगा नहीं डालने देगी। तो यानी बंगाल का चुनाव लूटने की तैयारी जो है वो चुनाव आयोग के जरिए की जा रही है, ये भी समझा जा सकता है राजीव जी। वरना निजी घरों में बनाने की क्या आवश्यकता है, क्यों बनाएंगे? क्या सरकारी संस्थान कम पड़ गए हैं? सरकारी स्कूल कम पड़ गए हैं? मंडी समितियां क्या कम पड़ गई हैं? सरकारी अस्पताल क्या कम पड़ गए हैं? तमाम सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, एक एक मोहल्ले में राजीव जी 2-2 3-3 बिल्डिंग कम से कम होती ही हैं जहां पे पोलिंग बूथ बनाए जा सकते हैं। प्राइमरी, अब तक तो अभी जो होता यह था कि जो प्राइमरी स्कूल होते थे सरकार के या निगम के या परिषद के, जिला परिषद के, उनको सबको बनाया जाता था। तो ये आखिर निजी घरों में क्यों बनाया जा रहा है? तो ये साफ तौर पर एक आपत्ति जो है, ये आप समझ सकते हैं कि ये आपत्ति है उनकी, जो ममता बनर्जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपत्ति जो है, इसको समझा जा सकता है राजीव जी। तो अब ये आपत्तियां जो हैं, अब ये चुनाव आयोग इस पर क्या करता है ये देखा जाएगा। लेकिन सवाल जो है कि हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग यू टर्न लेगा? जिस तरीके से राजीव जी बीएलओस की जाने जा रही हैं, ये सीधा सीधा आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जा रहा है कि इनकी वजह से ये इस तरीके के सब कांड हो रहे हैं। अब जो अखिलेश यादव कह रहे हैं राजीव जी, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जाहिर सी बात है कि जो बीएलओ जिनकी जान जा रही है या जिनको मानसिक तनाव हो रहा है, जिनकी नौकरियां जा रही हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही हैं, वो अगर भाजपा के समर्थक भी होंगे राजीव जी, तो कौन ऐसा होगा कि जो इसके बाद भाजपा को वोट देगा? लेकिन अगर ये इंतजाम किया जा चुका है कि वोट किसी को देना ही नहीं है, आप कहीं भी वोट देकर आइए, जैसा कि जस्टिस काटजू ने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर जिसको वोट दिया है कि ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि जो वोट निकल कर आता है वो किसको निकल कर आता है। तो अगर यही इंतजाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग सब इंतजाम कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर निश्चित तौर पर भाजपा के खिलाफ एक बड़ा जो है वो तैयार हो रहा है मोर्चा, और ये भाजपा को भी चिंता का विषय होना चाहिए। आखिर पूरे देश में अकेली भारतीय जनता पार्टी ही क्यों है जिसको जो एसआईआर के समर्थन में खड़ी है? अगर मतदाताओं के राजीव जी नाम कट रहे हैं तो क्या केवल भाजपा विरोधी मतदाताओं के नाम कट रहे हैं? तब तो विपक्ष का आरोप सही है। और अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा को इस पर आपत्ति क्यों नहीं है? तो भाजपा को भी आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर भाजपा आपत्ति नहीं कर रही है तो इसका मतलब विपक्ष के आरोप सही है कि भाजपा विरोधी मतों को ही काटा जा रहा है, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मतों को ही काटा जा रहा है। तो फिर ये आरोप सही साबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी से सवाल है कि प्रशांत जी, ये हड़बड़ी क्यों है? क्यों आखिर मोदी सरकार इतनी हड़बड़ी में दिखाई देती है? मेरी आवाज आ रही ठीक से? पीछे साउंड तो नहीं आ रहा है? नहीं, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है।
ऐसा है कि हमको ये देखना होगा राजीव जी कि मोदी और अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है, और वहीं से चीजें नीचे ट्रिकल डाउन होती है और इम्प्लीमेंट होती है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है? तो उनके दिमाग में दो चीजें चल रही हैं। एक कि एक नैरेटिव खड़ा करना है मीडिया के जरिए कि जी बूथ लेवल मैनेजमेंट कांग्रेस का ठीक नहीं है, वर्कर वोट चोरी मुद्दा नहीं था बिहार में, ये एक नैरेटिव खड़ा करना है। और दूसरा, ताकि वो जो एसआईआर के जरिए जीत है वो असली जीत साफ दिखाई दे। तो एक तो ये नैरेटिव मीडिया के जरिए खड़ा करना है, इसमें कोशिश हो रही है कि साहब बीजेपी के लोगों ने बहुत मेहनत की, कांग्रेस के लोग दिख नहीं रहे थे, आरजेडी के लोग दिख नहीं रहे थे। बिहार एक टेस्ट केस है उनके लिए। और उसके बाद जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये एक नैरेटिव, और दूसरा काम ये है कि जो अधूरा काम था, जो 400 पार के बाद का एजेंडा था, उस एजेंडे को अब दूसरे रास्ते से इम्प्लीमेंट करना है। और वो रास्ता यही है कि एसआईआर के माध्यम से। और इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए राजीव जी कि पश्चिम बंगाल में अगर एसआईआर हो गया तो सरकार बीजेपी की आएगी, बिहार जैसे नतीजे आएंगे। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका एजेंडा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो सीटें बता दी कितनी आएंगी। 90 सीटें आ रही हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को, हिमंता बिस्वा शर्मा को 90 सीटें आ रही हैं, बता दिए। 36 सीटें छोड़ के 126 सीटों की विधानसभा है, 36 छोड़ दीजिए, बाकी उनके पास बता दिए आज ही। हाँ, तो उन्होंने एग्जैक्ट संख्या बता दी जी। जैसे कि वो हरियाणा के सैनी साहब ने बता दिया था कि इंतजाम हो गया। तो ये क्योंकि देखिए हरियाणा महाराष्ट्र का मामला बहुत ही पुख्ता था और उसको बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से राहुल गांधी ने खोल दिया, और धीमे धीमे लोगों की समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो उसको कवर करने के लिए एसआईआर लाया गया, और उसके पीछे असली एजेंडा वही है राजीव जी की इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कंट्रोल करना है और बिल्कुल गाइडेड नतीजे निकालने हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज जहां बीजेपी की सरकार है वहां कभी भी दिखाई नहीं देगी। कोई एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार की 20 साल में नहीं हुई। तो लेकिन पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, ये मीडिया कर देगा जो इनके पास मीडिया है। और उसमें बहुत सारे दूसरे मीडिया भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीजेपी का असली मंशा क्या है। मैं बिल्कुल माइक्रो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि फॉर्म कैसा है, उसको भरने में क्या डिफिकल्टी आ रही है। अरे भाई, जब सुनील शुक्ला जी को डिफिकल्टी आ रही है, जब आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो आप सोचिए कि वो जो मजदूर किसान है जो शिक्षित भी नहीं है उसको क्या डिफिकल्टी आएगी। अच्छा, वो क्या उसके पास इतना समय है? इस देश में राजीव जी अधिकांश लोग आज भी उस स्थिति में है कि आज अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो रात में उनके यहाँ खाना नहीं बनेगा जी। तो वो जिंदा रहे कि वोटर आई कार्ड बनवाएं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बार बार 2003 के और 2002 के जो इंटेंसिव रिवीजन था उसकी बात होती है। दिल्ली की बता रहा हूँ, दिल्ली में बीएलओस लगे थे और फ्लाईओवर के नीचे सोने वाले लोगों को जो 2 दिन से एक ही जगह पे सो रहा है उसके नाम जोड़े गए थे, 6000 लोगों के। तो ये और उस इंटेंसिव रिवीजन में 2 साल लगे थे। उसमें नागरिकता का सवाल नहीं पूछा गया था, कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया था, कोई इनोमिनेशन फॉर्म नहीं था, कोई नागरिकता का सवाल नहीं था।
बीएलओज ने जाके घर घर वेरीफाई करके वोटर लिस्ट तैयार कर दी थी, और तब से अब तक चुनाव होते गए उसी पे। उसी चुनाव में यूपीए की सरकारें आ गई, उसी चुनाव में मोदी जी 2 बार जीत के आ गए, तीसरी बार जीत के आ गए। हालांकि जीत वो आधी थी, लेकिन जीत के तो आ गए जी। तो ये एसआईआर का जो मुद्दा है, वो पूरा जो डिजाइन है, वो डिजाइन ये है, और उसका एक कारण बड़ा साफ है कि मोदी जी की और बीजेपी की जो मास अपील है, उसमें कमी आ गई। अब उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतदाताओं को अपने अपील से प्रभावित कर सके, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे, रोज बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और हम आप सड़कों पे घूम रहे थे, और जब ये मुद्दे आ रहे थे बिहार में, वो देश भर में वैसे मुद्दे हैं जी। युवाओं का मुद्दा है, बार बार राहुल गांधी जनजी की बात कर रहे हैं, युवाओं में जरूर मुद्दा बेरोजगार का होगा, जो कि बड़ा होता जाएगा, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है उन मूलभूत मुद्दों को एड्रेस करने का, और सत्ता में बने भी रहना है। तो ये एसआईआर जो है, वो जब तक चाहे सत्ता में बने रहने का फौज जी। वीडियो आपका डाउन हो जा रहा है प्रशांत जी। जी जी। तो जब जी। तक चाहे, जब तक सत्ता में बने रहने का फॉर्मूला है। अब इसमें विपक्ष को, जो मैंने कहा कि जमीन आंदोलन की है, उसको कितना विरोध करके ला सकता है कि अगर वो चंडीगढ़ के मामले में सरकार झुक सकती है तो यहाँ सकती है, बशर्ते कि ऐसा कोई बड़ा एक आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा जाए। जी जी। आंदोलन की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, शकील जी, और एक रैली, एक आंदोलन के रूप में उसको पता नहीं तब्दील होगी कि नहीं, लेकिन ओवरऑल ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि जिस गति से, और पिछले दिनों लगातार जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग अब इस चुनाव को, और हिंदुस्तान की जो सियासत है उसमें चुनाव की अहम भूमिका है, और लोकतंत्र इसी के ज़रिए हम संचालित होते हुए देखते भी हैं, और इसलिए ये समझना ज़रूरी है यहाँ पे कि क्या ये जिस गति से बढ़ रहे हैं, इस गति पे कोई ब्रेक लगने की कोई उम्मीद दिखाई देती है क्या? ये नरेंद्र मोदी की सरकार जिस दिशा में, जिस ढंग से जनता को के सामने इतना साफ दिखाई देता है कि कुछ भी हो जाए, आप कितने भी रोते बिलखते चिल्लाते रहिए, लेकिन जो नियम कायदे हैं वो हम यहाँ लागू करेंगे। अब जैसे अभी कल ही खबर आई कि चंडीगढ़ को, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको 131वें संविधान संशोधन के तहत वहाँ पर उसको उसी दिशा में ले जाया जा रहा है जिस दिशा में दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये सब हैं। ये है। बाद में खबर आई कि नहीं, अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने इसका विरोध जताया। लेकिन आज न कल, जब आप आज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कल को इस दिशा में जाएंगे मतलब आप मनमानी की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर यहां लगाम की बात आती है, फिर यहां विपक्ष की बात आती है। विपक्ष को देश की जनता देख रही है। क्या विपक्ष देश की जनता की तरफ देख रहा है कि जनता अगर उग्र होगी, आंदोलन होगा, स्वतः आंदोलन, तो फिर हमारे बल्ले बल्ले, इस दिशा में देखा जाए क्या? या ये देखा जाए कि नहीं, विपक्ष यहां कमर कस रहा है, कि क्योंकि यहां कई लोग जो विपक्ष के चाहने वाले लोग हैं, आज की तारीख में थोड़ा सा इससे उतरते हुए, पटरी से उतरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं, चूंकि विपक्षी पार्टियों के बीच आपका उठना बैठना है, इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूं। राजीव जी, स्थिति बहुत ही खतरनाक मोड़ पे बीजेपी ले आई है। अभी जीतू पटवारी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के जिला दतिया में जो बीएलओ बनाए गए हैं, उनके साथ भाजपा के लोगों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी है और उसमें नाम दिए हैं कि ये भाजपा के मंडल अध्यक्ष है, ये भाजपा के फलाने पदाधिकारी है जो बीएलओ के साथ सहयोग करेंगे, और कलेक्टर की तरफ से वो लिस्ट जारी हुई है। आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। जिस तरह अमलेंदु जी बता रहे थे कि बिहार में 3 लाख से ऊपर लोग शामिल किए गए थे, वो कौन थे स्वयंसेवक, वो आज तक मालूम नहीं पड़ा।
अब ये मध्य प्रदेश की लिस्ट में ये मालूम पड़ गया कि ये बीजेपी के लोग हैं। इस खतरनाक स्थिति में बीएलओ जो आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, आम जनता जो आवाज उठा रही है, ये सब जो है एक आंदोलन का रूप बन के आएंगे सामने। इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो बीएलओ का आंदोलन है, आज की तारीख में बीएलओ कौन है? सब सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी कोई मांग, कोई आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है। आज ट्रेड यूनियनें खत्म हो गई हैं, कर्मचारी यूनियनें खत्म हो गई हैं। ये लोग अगर उठ के खड़े हुए तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि आम जनता उठ के खड़ी नहीं हो रही है। आम जनता जो सुबह से शाम तक घूम रही है, मतलब इन दिनों किसी के पास कोई काम ही नहीं है। वो 4 दिसंबर तक कोई काम रहना नहीं है, और 4 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर को वो पहली टेंटेटिव लिस्ट जारी करेंगे। तब तक नहीं रहेगा। उसमें अपना नाम देखो, आप नाम है कि नहीं, गलत है, फिर आप उसके लिए अप्लाई करो। ये जो हम कह रहे थे कि मोदी सरकार की ये एक नीति है, ये सोची समझा तरीका है कि जनता को इन सारी चीजों में लगातार उलझाए रहो। आपने चंडीगढ़ का जिक्र किया, ये बहुत बड़ा इशू था, जनता में कहीं आ नहीं पाया, अखबारों में, मीडिया में दबा रहा। क्यों? इसीलिए कि अब जो है जनता के पास इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। अभी जब हम पहले बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि चीफ जस्टिस क्या कह गए, उससे बात नहीं हो रही जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब अपने लास्ट डे कह गए कि जो क्रीमी लेयर है वो दलित आरक्षण में भी लागू होना चाहिए। यह आरक्षण खत्म करने की दिशा में ये एक सबसे अहम कदम होगा। अभी क्या था, हमने कल ही बताया था कि मध्य प्रदेश में जो सिविल जज के रिजल्ट आए थे उसमें कहीं पे भी आदिवासी किसी भी कैंडिडेट को नहीं लिया गया। जबलपुर हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया है, कहा फिर से लिस्ट तैयार करो, नॉट फाउंड सुटेबल। और अभी ये क्या कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, खुद दलित हैं ये, लेकिन ये सारे काम इसी तरह कराए जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी खुद पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़ों के खिलाफ सबसे बड़ा काम वही कराए जा रहे हैं। मोदी जी भी ओबीसी में आते हैं। ये एक बड़ा नया तरीका है कि इन्हीं से काम कराओ। क्यों? क्योंकि दलित आंदोलन पूरी तरह खत्म हो गया है। मायावती और पासवान जो है बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा है उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्रीमी लेयर लागू करेंगे, फिर आरक्षण खत्म करेंगे। सरकारी नौकरियां नहीं जारी कर रहे हैं तो वैसे भी खत्म हो गया। तो ये सारी की सारी कवायद जो है इसको जनता को समझना पड़ेगा। विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष अपना काम करेगा, लेकिन जब तक जनता खुद इस बात को नहीं समझेगी कि 5 किलो अनाज पे उसके बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता। कल को अगर उसका वोट नहीं रहेगा तो कोई उसको पूछते नहीं आएगा, 5 किलो अनाज भी नहीं रहेगा। 5 किलो अनाज भी इसीलिए तो है ना कि वोट दे देंगे। देखिए, आंदोलन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इतनी बड़ी रैली जो अभी आप कह रहे थे कि राहुल गलत इशू उठा रहे हैं, उठाने दो ना। आप नहीं कह रहे थे, मतलब कि सत्ता पक्ष कह रहा था, गोदी मीडिया कह रहा था, जो आप बता रहे थे जी। उठाने दो, तुम्हें तो फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। तुम बार बार क्यों राहुल को टोकते हो कि तुम गलत इशू क्यों उठा रहे हो? तुम्हें तो और बढ़ावा देना चाहिए कि राहुल तुम सही इशू उठा रहे हो। लेकिन तुम्हें मालूम है कि राहुल सही इशू उठा रहे हैं। ये एसआईआर जो है दुखती रग है आपकी। वोट चोरी राहुल ने पकड़ ली है कि वोट चोरी ही बीजेपी की जीत का मंत्र है। इसके बिना आप बीजेपी नहीं जीत सकती है, और इस पे रोक लगाने के लिए ही ये सारी कवायद हो रही है। आप देखेंगे कि 1 दिसंबर से भारी हंगामा होने वाला है संसद के अंदर, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। विपक्ष जो है खामोश नहीं बैठेगा। तो इसलिए जो है हम पूरी तरह इस मामले में आशावादी हैं कि जनता के जो सवाल हैं उसको कोई दबा नहीं सकता। जनता के सवाल में टाइम लग सकता है, जैसा कि लगा 11 साल हो गए, जनता नहीं समझ पाई, हिंदू मुसलमान में उलझी रही। लेकिन अब क्या हमेशा उलझी रहेगी? ये तो वोट तो सबके कट रहे हैं, नौकरियां तो सबकी जा रही हैं, आत्महत्याएं तो सब कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल जो हैं आएंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सवाल आएंगे। लेकिन सुनील शुक्ला जी,
सवाल वही है कि ये अनवरत जो, और इसमें एक निराशा का भाव भी है, कई मतदाता निराश भी हो रहे हैं। और जैसे अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि जो परिस्थितियां जिस ढंग से, जिस गति से चल रही हैं उसमें, और ये एसआईआर अगर वहां हो गया तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ये देखिए, यहां से एक निराशा का भाव झलकता है, इसलिए यह समझना जरूरी है और इस निराशा के भाव को ध्वस्त करना भी जरूरी है। हम तो अपने विचारों से, अपने विश्लेषणों से ही कर सकते हैं, हम ना ही जाकर वहां सड़क पे लड़ सकते हैं और न ही चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि हिंदुस्तानी होने के नाते ये सारा अधिकार हम लोगों को है, लेकिन फिर भी जो काम कर रहे हैं हम उसी को ईमानदारी से करना चाहते हैं आगे, उस लिहाज से मैं कह रहा हूं। कैसे देखा जाए इसको सुनील जी? एसआईआर को निर्वाचन आयोग वापस ले लेगा, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। क्यों? ये वह एसआईआर करा ही इसीलिए रहा है, उसके निहित उद्देश्य है। तो वह एक देश में माहौल बन रहा है, लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, हम और आप बहस कर रहे हैं, इसके बिना पर उसको वापस ले लेगा, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, अब आप निर्वाचन, ये केवल एसआईआर तक इसको मत सीमित रखिए। आखिर यह सरकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्यों नहीं चाहती? वह अपना निर्वाचन आयोग क्यों चाहती है? क्या किसी भी गवर्नेंस में, किसी भी देश, दुनिया के किसी कोने में आपने सुना है कि किसी भी पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह का संरक्षण दे दिया जाए कि उसके किसी कार्रवाई के खिलाफ, किसी निर्णय के खिलाफ, उसके अवकाश ग्रहण करने के बाद भी कोई मुकदमा नहीं चल सकता, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यह इस तरह की इम्यूनिटी क्यों दी गई? कहीं दिया गया इस तरह की इम्यूनिटी किसी को? निर्वाचन आयुक्तों को इस तरह की इम्यूनिटी सरकार ने क्यों दिया? क्या हर व्यक्ति को, या देश के राष्ट्रपति को भी इम्यूनिटी नहीं है? देश के प्रधानमंत्री को भी इम्यूनिटी नहीं है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि उस आपको काम करने के का दायरा, नियम, कानून, संवैधानिक व्यवस्था निर्धारित की गई है, आपको उसके तहत काम करना है, उसके आधार पर आपको निर्णय लेना है। इससे इतर निर्णय लेने पर उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। लेकिन सरकार ने उससे भी संरक्षण दे दिया वर्तमान निर्वाचन आयुक्तों को। क्यों दे दिया? यूं ही। और केवल निर्वाचन आयुक्तों को क्यों दे दिया? रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी दे दे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी दे दे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्तियों को भी दे दे। तमाम लोग हैं जो निर्णय लेते हैं। इस तरह का संरक्षण इम्यूनिटी सबको दे दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं दिया केवल निर्वाचन आयुक्तों को। क्योंकि चुनाव के माध्यम से, चुनाव के नाम पर सत्ता में आ जाना, फिर अपने एजेंडे को लागू करना आसान नहीं है। आप कहेंगे हम चुनी हुई सरकार है, हमको निर्णय लेने का अधिकार है, हम जो काम कर रहे हैं जनहित में कर रहे हैं। तो एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर केवल ये नहीं है, इस व्यापक स्तर पर बात होनी चाहिए। और इसलिए पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा, दूर दूर तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई हस्तक्षेप करे तो बात है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन निर्वाचन आयोग जन दबाव में निर्णय ले लेगा, संभव ही नहीं है किसी भी तरह से। अन्यथा सोचिए कि एक निश्चित कार्यवधि में ऐसे काम को अंजाम देने की कोशिश क्यों की जा रही है जिसके तत्काल जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव अगले साल है, तो आप चुनाव नहीं करें, आपको ये एसआईआर नहीं कराना चाहिए था। क्योंकि जिन राज्यों में, जो आपने बिहार में जिसका उल्लंघन आपने किया, रिवीजन, वोटर्स का रिवीजन का काम, कम से कम व्यापक रिवीजन का काम उन राज्यों में नहीं कराया जाता रहा है पहले जहां चुनाव होते हैं, आपने उसको भी नहीं माना। और शुद्ध मतदाता सूची का नाम जपते रहे, और तमाम तरह की अशुद्धियां हैं जो सीधे सीधे किसी एक राजनीतिक सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाते हुए नजर आ रही है। आप उत्तर प्रदेश में लागू कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में है, क्यों कर रहे हैं भैया? एक सवाल इस बात का, कोई तार्किक निर्णय, कोई बाढ़ तो नहीं आ रही है ना कि बाढ़ आने वाली है तत्काल बांध बना के रखो, नहीं तो गांव के गांव बह जाएंगे। वो तो स्थिति है नहीं, और जहां इसकी जरूरत पड़ती है वो काम नहीं करते हैं आप। तो इसके पीछे पूरा का पूरा राजनीतिक उद्देश्य है, और राजनीतिक उद्देश्य यह है सत्ता में बने रहना, विपक्षी दलों को डिमोरलाइज करना, विपक्षी दलों के समर्थकों को डिमोरलाइज करना, यह एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करना, अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को बांधे रखने की कोशिश करना। इससे न तो आप देश की संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं, न ही आप निर्वाचन की प्रक्रिया को मजबूत कर रहे हैं,
नहीं निर्वाचन की प्रक्रिया में जन भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं निर्वाचन को आप तटस्थ और पारदर्शी तरीके से संपादित करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं वास्तव में जनादेश के आधार पर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करके जो आप सरकार ही बनाएंगे, उसके प्रति लोगों की आस्था कैसे होगा और नुकसान कितना बड़ा है कि ऐसी सरकारें बने जो जनादेश के आधार पर न बन रही हो, उसको लेकर के लोगों के मन में किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, किस तरह का विश्वास होगा। आप पूरे के पूरे जो ढांचा है देश का, उसको कमजोर करने की एक कोशिश है। और यह एसआईआर की पूरी प्रक्रिया या निर्वाचन की जो निर्णय, निर्वाचन आयोग का जो निर्णय है, निर्वाचन आयोग क्यों नहीं सुनता भाई? सवाल विपक्ष के नेता की बात आप नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे? विपक्ष जो सवाल उठाएगा उसका जवाब आप नहीं देंगे। सिविल सोसाइटी और निर्वाचन के सुधार के काम में लगे हुए स्वयंसेवी संगठनों की बातों का कोई आप जवाब नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे आप? क्या संविधान से आप ऊपर हैं? आम जनता के जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज है, उनसे आप ऊपर है, लेकिन नहीं देना जवाब। तो ये पूरा का पूरा जो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, वह केवल और केवल यही है, उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। और वो राजनीतिक उद्देश्य सामान्य कोई छोटे मोटे स्वार्थ नहीं है। सत्ता में एन प्रकार बने रहना, उन राज्यों में भी सत्ता हासिल करना जहां पे जन समर्थन नहीं है, उन राज्यों में भी सत्ता हासिल करना जहां पे कोई संगठन नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप अभी सवाल सोचिए कि बिहार में निर्वाचन के काम में जीविका दीदी को कैसे लगा सकते हैं आप? किन नियमों के तहत लगा सकते हैं? और आप वो जीविका दीदी चुनाव के पहले तो आप उनका उपयोग कीजिए भाई, आप मोबिलाइजेशन कीजिए, हर व्यक्ति का काम है। वो मतदाताओं को लेकर के आओ मतदान केंद्रों पर, मतदान केंद्र ऊपर वो उपस्थित रहे, बाकायदे उनको ये जिम्मेदारी दी जाए। ये कैसे हो सकता है? लेकिन आपने होने दिया, क्यों होने दिया? और अगर आप जब होने दे रहे हैं तो क्या इससे सत्तारूढ़ दल को फायदा नहीं होगा? किसको फायदा होगा? आप सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ करके निजी क्षेत्रों में, निजी आवासों में, निजी भवनों में मतदान केंद्र कैसे बना सकते हैं? किन नियमों के तहत बना सकते हैं? और इसमें किसी मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़े? इस बात का तो स्वतः संज्ञान निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए। निर्वाचन आयोग नहीं ले रहा है। स्वतः संज्ञान क्यों लेगा? वो तो उसी का आदेश है, वो संज्ञान कहां से लेगा? जी, ये बड़ी चीजें हैं। और ये जो ये सवाल चिंता पैदा करते हैं कि आखिर हम देश को किधर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और मेरा अपना मानना है कि जहां तक बात आप कर रहे हैं ना, ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इन चीजों को। और अभी तक जैसे एक जज साहब ने कहा था, सुनील जी, कि मेरे से भी मांगा जाएगा तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता हूं, लेकिन जस्टिस धूलिया साहब वो रिटायर हो गए जी, लेकिन उनके बाद अब जितनी चीजें आई बस गोल 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 साइकिल में जैसे चलते रहते हैं, वो घूमती रही। अभी भी यही हो रहा है। 26 तारीख को सुनवाई है इस पे। आज सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद पे सुनवाई होनी थी, नहीं हुई, समय नहीं, अब 2 तारीख को होगी। सोनम वांगचुक पे सुनवाई होनी थी, नहीं हुई। आज तो आज चीफ जस्टिस नए मिल गए हैं हिंदुस्तान को, लेकिन अब देखते हैं आगे। स्वतः संज्ञान की बात पे ये बातें ध्यान आई, इसलिए मैं बोल दिया। प्लीज अपनी बात आप पूरी कीजिए, समय बस 5 मिनट बचा है, फिर आता हूं पंकज जी के पास। जी, बात सब यही केवल है। हमें कहना हो कि इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में जाने की आवश्यकता है। किस बात के लिए निर्वाचन आयोग है? राइट, आप सर्वोच्च न्यायालय पे मुकदमों का भार बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आप जो निर्णय आप ले सकते हैं, आपको निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है, आपको किसी से पूछना नहीं है, और ऐसे निर्णय है जिसको लेकर के आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। 5 मुकदमे आपने पहुंचा दिए सर्वोच्च न्यायालय में, ऐसे ही बोझ से लदा हुआ है। तो न आप पूरी की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि दूसरे संस्थानों में बोझ बनते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, क्लोजिंग कमेंट, क्या ये निराशा खत्म होगी? सुनील जी, वो बस मैं बता दूं कि जितने मुकदमे अभी बीएलओ और सरकारी कर्मचारियों में बढ़ा दिए, ये भी सरकार में मुकदमों को ही वजन बढ़ा रहे हैं। और जिनकी नौकरियां सस्पेंड कर दी, वो भी सभी भी कोर्ट जाएंगे, तो ये भी वजन बढ़ेगा। तो इस सरकार को आनंद आता है रायता फैलाने में। जैसे कि आप कई व्यस्त रहो, मूल मुद्दे पे नहीं आए। देखिए,
जो आप चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जो 26 तारीख को सुनवाई है वो एक चीफ मिनिस्टर की रीट है, स्टालिन की रीट है। स्टालिन ने 7 सवाल पूछा, ये फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? 3 बार आप पूछ रहे हो संबंध का नाम, संबंधी का नाम। यदि आपने एक भी बार गलती से लिख दिया दूसरा नाम तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। उसी बात के ऊपर जस्टिस ने बोला था कि ये फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया। देखिए, निराशा और आशा की बात मैं आपको बताऊं कि व्यक्तिगत रूप से मैं बोलूं कि जिस प्रकार से बिहार में चुनाव हुए और जिस प्रकार के परिणाम आए, उससे निराश होना लाजमी है। यानी मेरे शरीर के इंसान के मन में सवाल है कि मैं अपना मतदाता सूची में नाम क्यों जुड़वाऊं? जब मेरे वोट की कोई कीमत ही नहीं होना है तो मैं क्यों जुड़ कर? यानी एक सवाल है। सवाल ये पड़ रहा है क्योंकि चुनाव का ट्रेंड देखिए, मैं जिस चीज के ऊपर शायद कोई राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे पास में पुख्ता सूचना है। गुजरात में काम करने वाले 70 लाख मजदूर या तो बिहार के या उत्तर प्रदेश के, बिहार के लगभग 40 लाख का आंकड़ा है। मेरी जानकारी में इन अधिकांश लोगों के नियोक्ताओं को, मालिकों को सूचित कर दिया गया था कि इनको आपको बगैर वेतन काटे छुट्टी देना है और इनके आने जाने की व्यवस्था करनी। ये पहले वहां विधानसभा चुनाव में भी ये ट्रेंड हो चुका है और उनके मालिकों ने सुनिश्चित करने को बोला था कि तुमने बीजेपी को ही वोट दिया है, अदरवाइज आपकी नौकरी खतरे में होगी। आप सोचिए कि जब हम इस स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो ये लल्लू पंजू की बात कर रहे हैं, राकेश सिन्हा, फलाना सिन्हा, जो 5 वोट इधर से लेकर हो गए, 70 लाख वोट, 40 लाख गुजरात की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा से भी एक नहीं 6 गाड़ियां स्पेशल ट्रेनें गई। मध्य प्रदेश से गए थे। तो जब चुनाव लूटने का ये ट्रेंड हो गया है तो हम तो क्या है कि हम लोकतंत्र की बात करें, हम चुनाव आयोग को एक पावन संस्था के रूप में देखें, लेकिन समस्या है कि हम जहां जहां पर माथा झुका रहे हैं वो भेड़िए की मांद निकल रही है। और सुप्रीम कोर्ट की नीयत पे इसलिए शक हो रहा है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को आप कब तक लंबा खींचेंगे। तो एक निराशा तो है, लेकिन एक बार जनशक्ति पर भी भरोसा आता है क्योंकि हमने दुनिया में बहुत बड़े तानाशाहों को पलटते देखा है, लुढ़कते देखा है। बिल्कुल। जिन लोगों ने चुनाव पे कब्जा करने की कोशिश की वो सब, उनका अंत बहुत दुर्दांत हुआ है। मैं नहीं चाहता कि किसी राजनेता का या किसी संस्था का अंत दुर्दांत हो, लेकिन कम से कम जनता की ताकत इनके खिलाफ जब तक खड़ी नहीं होगी, क्योंकि इनका प्रयास है कि मध्य प्रदेश में आप देखो ना कि चुनरी लेके निकलना है, आपको वंदे मातरम का दिन मनाना है, फिर राम मंदिर में झंडे का दिन फहराना है। टीवी आपके दिमाग को कैप्चर कर रहा है, दिन भर आपको वो देखना है। अब आज सुबह से आप देख लीजिए, धर्मेंद्र जी के ऊपर, धर्मेंद्र इतने महान थे, धर्मेंद्र ने ये कर दिया था, धर्मेंद्र ने गुइयां छीन ली थी। अब आप धर्मेंद्र पे 3 मिनट, अमिताभ बच्चन पहुंच गए उनके शमशान घाट में। भाई इससे आम आदमी को क्या सरोकार है अमिताभ बच्चन पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। और एक चीज और जान के चलिए कि हम जिस प्रकार के वैश्विक समझौतों में बंधे हुए हैं उसके अंतर्गत आप लंबे समय तक 5 किलो मुफ्त अनाज नहीं दे सकते हैं। और इस बार का जो खाद्य का उत्पादन है जो घट रहा है, वो संकट अभी आपके सामने खड़े हुए हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ उम्मीद हमको इंसानों पे है, फिर से भगवानों पे ज्यादा नहीं। जी बिल्कुल, उम्मीद तो इंसानों से ही करनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।